अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। भारत में मेरा अपना कारोबार था, लेकिन पाकिस्तान के क़याम के बाद जब हिंदू मुस्लिम फसादात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए तो सब मुसलमान जो वहाँ बाकी थे वो भी पाकिस्तान की तरफ अपना रुख्ते सफ़र बांध रहे थे। तो तब मैंने भी ये फ़ैसला किया कि मैं भी पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाऊँ। ये 30 अगस्त सन 1947 की रात थी जब मैंने फैसला किया कि मुझे अब यहाँ से चल पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला ही था। वालिदैन पहले इस जहान में नहीं थे और कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था, और अब तक मैंने शादी नहीं की थी। अलबत्ता यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझे अपनी पसंद का रिश्ता भी नहीं मुयस्सर आया था। अलबत्ता मैंने हिंदुस्तान में एक सिखनी से आंखें लड़ाई थी, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं काम पर जाता तो मेरे आने पर वो घर के तमाम काम कर देती, क्योंकि मैं अकेला ही अपने मकान में रहता था। इसलिए मैंने रात का इंतखाब किया और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। कोई ख़ास सामान नहीं था, बस चंद रुपए थे और कुछ जेवरात। बाकी अरशे को मैंने खैरबात कह दिया। मेरे साथ मेरे हमसाए चचा मेहरदीन और उनके अहले खाना भी थे, और उनका एक छोटा बेटा आसिफ जिसकी उम्र 12-13 साल थी, जबकि एक नौजवान बेटी जो खासी खूबसूरत थी। उसने अपने ऊपर काली चादर लपेट रखी थी। चाचा मेहरदीन के पास एक पिस्तौल था, जबकि मेरे पास एक तेज़ नोक का खंजर था, जो उस वक्त का जदीद तरीन खंजर था। उसकी ख़ास बात यह थी कि उसकी नोक इंतहाई तेज़ थी, जिसकी बिना पर उसे एक इशारा ही काफ़ी था। रात खासी गहरी होती जा रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चाचा मेहरदीन और उनकी बीवी मंजूरा के लबों पर आयतल कुर्सी का विर्द जारी था, और वो खुदा से अपने सफ़र के खैर आफियत से मुकम्मल होने के लिए दुआ गो थे, क्योंकि एक इंतहाई कठिन मरहला था। एक तरफ तो सिखों का ख़तरा था, और दूसरी तरफ इंतहा पसंद हिंदुओं का, और तीसरी तरफ लुटेरों का। आसिफ की माँ मंजूरा थोड़ी ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की चंद मखसूस और मुख्तसर आयात तिलावत कर रही थी। आप दिल में तिलावत करें ताकि कोई हम पर हमला ना कर दे, मैंने चची मंजूरा से मुखातिब होते हुए कहा। हाँ भाई हाँ, असगर ठीक कहता है। चचा मेहरदीन ने भी मेरी बात की तायद की। चची मंजूरा ने हमारी तरफ देखा और फिर हल्की आवाज़ में तिलावत करना शुरू हो गई। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। आधी रात हो चुकी थी। हम किसी दरख्तों के झुंड से गुजर रहे थे कि अचानक किसी जमात ने हम पर हमला कर दिया। वो 3 थे और उनके हाथों में तेज़धार खंजर और नेज़े थे। उन्होंने अपने चेहरों को सियाह चादरों में लपेट रखा था। इस अचानक हमले से हम सब बौखला गए। कौन हो तुम? चाचा मेहरदीन ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। ज़्यादा सवाल मत कर बुड्ढे, जो कुछ तेरे पास है हमारे हवाले कर दे, वरना। उनमें से एक ने अकड़कर कहा। वरना क्या करेगा तू? अगर किसी ने होशियारी की तो मैं सबको गोली मार दूंगा। चाचा मेहरदीन ने उन सब पर पिस्तौल तानते हुए कहा। यह मंजर देखकर तो कुछ देर उनकी घिघी बंद गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। उनमें से एक ने पलटकर पीछे देखा और अपने हाथ में मौजूद तेज धार नेज़ा चचा मेहरदीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया। नेज़ा चचा मेहरदीन के सीने में उतरता चला गया। चचा मेहरदीन के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और पिस्तौल उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा और उनके दोनों हाथ नेज़े के दस्ते पर जम गए। चची मंजूरा, आसिफ और नौजवान लड़की झट से उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें थाम लिया। उन जालिमों ने चची मंजूरा और आसिफ को पकड़ लिया, जबकि नौजवान लड़की मेरे पीछे आकर मुझसे लिपट गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया, मगर अफसोस सद अफसोस, उन लोगों ने उन्हें ज़िबा कर डाला। उनकी गर्दनें काट दी। मेरे खून ने जोश मारा और यके बाद दीगरे 3 फायर पिस्तौल से निकले और उन लुटेरों के सीने में उतरते चले गए, जिनकी नज़र महज उस लड़की पर थी जो मुझसे चिपकी हुई थी। वो ज़मीन पर तड़पते हुए ठंडे हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? मैं उससे गोया हुआ। रानी, उसने सिसकती हुई आवाज़ में जवाब दिया। चलो जल्दी करो, यहाँ से भाग चलें, मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जब मेरे अपने ही मुझसे रूठ गए तो मैं किसी बेगाने का क्यों कर एतबार करूं? रानी मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे मुंह से बेख्याली में निकल गया, जैसे कि मैं हालात से बेखबर ख्यालात में खोया हुआ था। मैंने उसे फिर समझाया कि यहाँ पर उसकी इज्जत और जान को ख़तरा है।
नहीं, अब जो चाहे हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, गोया वो अपनी बात पर अड़ चुकी थी। तुम्हारे माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हम पाकिस्तान जाकर इस कैद के लिपटे हुए कफन से निकलकर आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लें। अब वक्त बदल गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम तो उनके जज्बात का कुछ एहसास करो। वक्त इंतहाई कम है, कहीं इस फायरिंग को सुनकर कोई दूसरा ही ना निकल खड़ा हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो रात की तारीकी में मुझे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। वो भीगी पलकों से मुझे घूरे जा रही थी। फिर वो उठी और लाशों को घूरती हुई मेरी तरफ आ गई। मैंने भी उनकी लाशों को आखिरी नज़रों से देखा और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, चलें। उसने थकी निगाहों से मेरी तरफ देखा और गर्दन को हल्का सा हिलाया, जैसे कह रही हो हाँ चलें। वक्त मुसलसल आगे बढ़ता रहा और वक्त के साथ साथ हम भी तकरीबन 3 घंटों से चल चल कर मेरी तो टांगें भी थक चुकी थी, जबकि रानी के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद हमारे साथ कोई मजीद हादसा पेश ना आया। मेरा जहन उसी वाक़े में उलझा हुआ था। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि दूर से अजान की रूह परवार आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू जगमगा उठे। मैंने शिद्दत जज्बात से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और वहीं सजदा रेज़ हो गया, क्योंकि हम हुदूद पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। दूर से मुझे लालटेन की रोशनी लहराती हुई नजर आई। मैं उसे घूरने लगा और उसी जगह मुंजमद रहा जहां मैं कुछ लम्हे कबल खड़ा था। मेरे साथ रानी भी थी। उसकी आंखों में भी फरते जज्बात से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली थी। कुछ ही लम्हे में वो हमारे करीब पहुंच चुका था। मैं उसे पहचान गया। वो एक पाकिस्तानी कांस्टेबल था। उसने मेरे नज़दीक पहुंचते हुए कहा, क्या आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने उससे कहा, खुशामदीद पाकिस्तान में। मेरा नाम हवालदार बशीर है और मेरी ड्यूटी यह है कि जो मुसलमान पाकिस्तान आए मैं उसे कैंप तक पहुंचा दूं, क्योंकि मैं भी इन्हीं अरकान से ताल्लुक़ रखता हूं जो सरहदों पर फाइज होते हैं। चले आए हमारे साथ, मैं आपको आपके हिफाजती कैंप के अरकान तक पहुंचा दूं। उसने तफसीलात से हमें आगाह करते हुए कहा और हमें आगे चलने के लिए कहा। मैं और रानी उसके साथ चलने लगे। सुबह की सफ़ेदी हर तरफ फैल रही थी और तारीक रात की सियाही आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी। आपको इसमें गिरामी? उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा, जी मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं बम्बई में रहता था। अपना सब कुछ वहीं छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। मैंने उसे अपना तारुफ कराते हुए कहा और ये उसका इशारा रानी की तरफ था। मैंने उसे तमाम कहानी सुनाई और तब उसने कहा, कैंप तो आ गए हैं, अब आप पाकिस्तानी फ़ौज की ज़ेरे निगरानी है। उसने मुझसे कहा और साथ ही दूसरी तरफ देखकर ज़ोर से कहने लगा, और रहमत, ये 2 मेहमान और आए हैं, इन्हें भी किसी कैंप में पहुंचा दे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको जल्द किसी अच्छे मकान में जगह दे। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा मिलेंगे। रब राखा। उसने मुझसे मुसाफा किया और पीछे की तरफ मुड़ गया जहाँ से वो आया था। एक और कांस्टेबल आया जिसका नाम रहमत था और हमें लेकर एक तरफ को चल पड़ा। हर तरफ खैमे ही खैमे फैले हुए थे, जैसे खाना बदोशों ने डेरे लगा रखे हों। क्या आप मियाँ बीवी हैं? उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो फिर आप यहाँ से चले जाएं। अंदर और भी मर्द हैं और आप मेरे साथ आएं। उसने रानी की तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने उसे नज़रों से इशारा किया कि जाओ। देर तक मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर मैं अपने खेमे में घुस गया। खेमे के अंदर 3 अफराद और थे जो नींद के मज़े लूट रहे थे। मैंने एक सरसरी निगाह गिरदोपेश पर डाली और एक तरफ बैठ गया। दरअसल मेरा ख्याल ये था कि मैं रानी से शादी कर लेता और फिर कुछ मुनासिब सा मकान किराए पर ख़रीदता और कोई अच्छी सी नौकरी कर लेता, जिससे मेरी और रानी की गुजर बसर बआसानी हो जाती। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि बाहर से मुझे आवाज़ दी गई, मोहम्मद असगर। मैं अपना नाम सुनकर चौंक उठा और बाहर आ गया। बाहर वही फौजी खड़ा था जिसका नाम रहमत था। वो मुझे कहने लगा, वो जो लड़की आपके साथ आई थी वो आपको सामने वाले खेमे में बुला रही है। इतना कहने के बाद वो बर्क रफ्तारी से एक तरफ को चल दिया और मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मतलूबा कमरे के सामने पहुंचकर मैं रुक गया और कहा,
जी मैं असगर हूँ, क्या आपने मुझे बुलाया है? मैंने अपना तारुफ कराते हुए पूछा। कुछ लम्हों तक अंदर खामोशी छाई रही। फिर एक नईफ सी सिसकती हुई आवाज़ बरामद हुई। अंदर आ जाओ बेटा। मैं कुछ देर के लिए रुका, फिर अंदर दाखिल हो गया। खेमे में लालटेन रोशन थी और एक तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और एक तरफ एक लड़की जिसकी गोद में नौमौलूद बच्चा था, जिसके साथ रानी भी बैठी हुई थी। बेटा, मैं और मेरी बेटी रानी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुम इसे यहाँ पाकिस्तान ले आए, वरना वो कमीने जानवर पता नहीं इसके साथ क्या बर्ताव करते। अब हम इसे संभाल लेंगे, बस हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया था। जी अच्छा, मैंने नहायत धीमी आवाज़ में कहा और खेमे से बाहर आ गया। अब तो मैं अकेला था, इसलिए मैंने सोचा कि किसी मुनासिब मकान की तलाश आज से ही शुरू कर दूं। फिर मैं शहर की तरफ निकल खड़ा हुआ। शहर की गलियों में आवारा फिरता रहा। मैं यहाँ अनजान था, लेकिन मेरा कौन सा घर, औलाद या बीवी बच्चे थे जिसकी फ़िक्र मुझे लाहक होती। मैंने जेवरात बेच दिए जो मैं अपने साथ लाया था। 25 रुपये मुझे उसके मिल गए। 75 रुपये मेरे पास पहले के थे। अब मेरे पास 100 रुपये थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उसे अपने पास महफूज कर लिया। दिन भर ख्वार होने के बावजूद कोई भी मुनासिब घर ना मिला। वापसी पर खेमे में चावलों की प्लेट मिल गई, जिससे पेट की आग को ठंडा किया और फिर लेट गया। दिन भर का थका हारा जल्द ही दुनिया से बेखबर नींद की वादियों में खो गया। सुबह जल्द ही आँख खुल गई। कल मैं शहर के मगरबी हिस्से में घूमता रहा था, लिहाजा आज मैंने शहर के मशरक़ी हिस्से की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। एक तंग सी गली से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक खुली गली दिखाई दी। मैं जूं ही आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही पुरानी इमारत, जिसमें सफ़ेदे के दरख्त उसकी शान को छुपाए हुए थे। मैंने एक भरपूर नज़र उसे देखा, जिसके आहिनी दरवाजे पर एक वज़नी कुफल लगा हुआ था। मैं उसे देखकर सामने की तरफ, यानी कि इमारत के सामने जो दुकान थी, उसकी तरफ बढ़ा। शायद किसी पंसारी की थी, जिसका प्रोपराइटर एक सिख था। वो दूर से ही मुझे अपनी तरफ आता देखकर बोल उठा, ओ बाबूजी, क्या ये इमारत ख़रीदना चाहते हो? हाँ, मैंने उसके करीब खड़े होकर कहा। बाबूजी, ये इमारत आपको किराए पर भी मिल सकती है और आप इसे ख़रीद भी सकते हैं, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छा, इसका मालिक कौन है? मैंने खुशी से कहा। मालिक का तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी कहानी तो सुन लें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो तकरीबन 45-50 बरस का था और शायद तमाम उम्र वो पला बड़ा भी यहीं था, और शायद उसे इस धरती से प्यार था, इसलिए वो ये मिट्टी छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ नहीं भागा था। लो जी, कहानी बड़ी अनोखी है, उसने अपने सर को हिलाते हुए कहा। वो कैसे? मैंने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये इमारत आसेबज़दा है, उसने दोबारा कहा। मैं उसकी तरफ तजस्सुस भरी नज़रों से देखता रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और गोया हुआ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं अरसे दराज से यहाँ रह रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने खुद को यहीं पर पाया है। ये दुकान मुझे विरासत में मिली है। ये जो साथ वाली गली है, इसमें एक टूटा फूटा मकान है, उसने तंग गली की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसमें चचा रामलाल रिहाइश पजीर था। उसका अपना बर्तन, घड़े और हुक्के की टोपियाँ बनाने का कारोबार था, और उसका ये कारोबार बहुत चालू था। यूँ वो ज़ात का कुम्हार तो नहीं था, लेकिन काम की मुनासिबत से उसे नीच कुम्हार ही तस्वुर किया जाता था। मैं तो धर्म का सिंह हूँ, वो सिंह नहीं था, वो हिंदू था। बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरे बाप का भी बहुत अच्छा दोस्त था। उनके घर के साथ ही हमारा घर था, इसलिए वो कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करता था, या मेरा बाप उसके यहाँ चला जाता। उनकी एक बेटी थी जिसको लोग रामदेवी के लक़ब से पुकारा करते थे, क्योंकि उसकी शक्ल भी किसी देवी से ही मिलती जुलती थी। 16-17 साल की वो शोखो चंचल लड़की बाहर अपनी सहेलियों के साथ निकलती तो कमारे अपना दिल थाम कर रह जाते। जब कभी वो सुर्ख लिबास पहनती तो किसी दुल्हन से भी खूबसूरत मालूम होती। मैं उस वक्त छोटा ही था, लेकिन मुझे वो तमाम वाक़यात इस तरह याद हैं कि जैसे ये कल की बात हो, लेकिन इनको गुजरे हुए तो ना जाने कितने बरस हो चुके हैं। वो पूरनमाशी की रात को जब दिए जलाकर सहेलियों के साथ चला करती, सर से पांव तक आरास्ता सुंदर सुर्ख लहंगा और ब्लाउज, दोनों कलाइयाँ खुशरंग चूड़ियों और कड़ों से भरी हुई होती, बालों में गजरा, आंखों में धीमा सा काजल, होंठों पर मिसी,
हाथ और पांव मेहंदी से रचे हुए, गले में कांच का हार और पांव में झांझर। उसने देहाती तर्ज की ओढ़नी ओढ़ी होती। हर वक्त उसका चेहरा शादाब, पुरौनक और मुसर्रत से मशहूर होता। उसका जिस्म इतना शफाफ था कि जैसे बिलोर से तराशा गया हो। मैं आज भी उसके नक्श व निगार को जहन में लाता हूँ तो जितनी भी लड़कियां मैंने अपनी उम्र में देखी हैं, उस जैसी सुंदर आज तक कोई नहीं नजर आई। उस वक्त ठाकुर वर्मा सिंह गांव का चौधरी था। वह बहुत ही जालिम और सफाक शख्स था। वह हकीर और नीच जात लोगों को एक नज़र भी ना तकता था। हर वक्त वो ठाट बाट में रहता। उसका रोब व दबदबा इतना था कि उसकी तरफ कोई उंगली तो क्या, आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। एक दफ़ा पूरनमाशी की रात को दीप जलाकर रामदेवी अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। वहाँ पहली मर्तबा उसने रामदेवी को देखा तो उसके मन में चूंटियाँ रेंगने लगी। मैं भी रामदेवी के साथ था। ठाकुर वर्मा सिंह की तरफ मैं देख रहा था। तमाम लड़कियां और औरतें आंखें झुकाकर गुजरती जा रही थी। उसने ना जाने अपने नौकर कर्मों के कान में क्या खुसर फुसर की और उसने गर्दन हिला दी और वो सब वापस चले गए। त्योहार से वापसी पर अच्छी खासी रात हो गई। दिन चढ़ा और रोज़मर्रा के कामकाज में गुजर गया। रात को जब हम सोए हुए थे कि यकदम ही चचा रामलाल के घर से चीखों की आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं। हम सब चीखों की आवाज़ सुनकर जल्दी से रामलाल के घर की तरफ दौड़े। आगे का मंजर भी बड़ा हौलनाक था। मैं आज भी उस मंजर को याद करता हूँ तो दिल में एक हुक उठती है, शदीद दर्द की, अफसोस की। ठाकुर वर्मा के मुलाजिम रामदेवी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों के पर्दे फाड़ देती हैं। वो बार बार चिल्ला रही थी, चचा मुझे बचा लो, चचा मुझे बचा लो, तुझे तेरे रंजीत की कसम, मुझे इनसे छुड़ा ले। लेकिन मेरा बाप उसे एक ही लम्हे में देखता रहा। वो चिल्लाती रही और हम हैरत का मजमुआ बने उसकी तरफ देखते रहे। दूर तक उसकी चीखें मेरे कानों में पड़ती रही, लेकिन मेरे बाप ने किसी रद्द अमल को जाहिर न किया और मुझे और मेरी माँ को लेकर घर में दाखिल हो गया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं हैरत से अपने बाप को तकता रहा, मगर मैंने उससे कुछ भी ना पूछा। दूसरी रात भी कोई ना सोया और रात जागकर गुजार दी। सुबह हुई तो मेरे बाप ने झट से रामदेवी के घर का दरवाज़ा खोला और देखा तो क्या देखता है कि रामलाल की लाश कोयला बनकर सहन में पड़ी थी। मेरा बाप उसके करीब बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, रामलाल मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा भी तो रंजीत है। क्या मैं इसको और अपनी पत्नी को और ख़ुद को भी मरवा लेता। कुछ ही देर बाद मेरी माँ हमारे पास आई और सहमी हुई आवाज़ में कहा, सरजीत, वो ठाकुर हमारे घर आए हैं। मेरा बाप भी सहम गया। कहाँ है? मेरा बाप कपकपाती आवाज़ में बोला। मैंने उन्हें चारपाई पर बिठाया है और कहा है कि वो रफ़ा हाजत के लिए बाहर गए हैं, मेरी माँ जल्दी से बोली। मेरा बाप दौड़कर बाहर निकला और बाहर से कुंडी लगा दी और दौड़कर घर में दाखिल हो गया। ठाकुर साहब, आपने क्यों जहमत की, मैं खुद आ जाता, मेरे बाप ने ठाकुर से कहा। ठाकुर ने गुस्से भरी नज़रों से मेरे बाप को घूरा और कड़कदार आवाज़ में बोला, ओ नीच जात के कमीने पंसारी, अगर तूने किसी के सामने जुबान खोली तो फिर अपना अंजाम तो खुद जानता है। ठाकुर ने इतना कहा और बाहर निकल गया और उसके साथ ही उसके आदमी भी निकल गए। जी ठाकुर जी, मेरे बाप ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया और उनके निकलते ही वहीं ढेर होकर रोने लगा। कुछ ही देर में सबको पता चल गया कि रामलाल मर गया है, तो लोग आकर उसकी लाश देखने लगे। चूंकि उस वक्त हमारे ही यानी हमारे और रामलाल के मकान के ही यहाँ थे, इसलिए लोगों ने यह बात बना ली कि रामलाल की बेटी रामदेवी किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ भाग गई, तो उसने रुसवाई के डर से रातों रात ही अपने आप को जलाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था। सब यही समझ रहे थे कि रामलाल ने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत सिर्फ हम ही जानते थे। एक रात में रफ़ा हाजत के लिए उठा तो मैंने लालटेन की धीमी सी रोशनी में देखा कि सफ़ेद लिबास में मलबूस चचा रामलाल के वीरान घर में कोई मौजूद है। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर हिम्मत की, कुंडी उतारी और बाहर निकल आया। सामने का मंजर ही जानलेवा था। रामलाल के वीरान घर का दरवाज़ा मुंह फाड़े खुला था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मैं बहुत डर रहा था। मैं जल्दी से अपने घर की तरफ मुड़ा ही था कि मेरे कानों में एक मानूस सी सुरीली आवाज़ पड़ी, रंजीत।
इस आवाज़ से मैं अच्छी तरह मानूस था और ये आवाज़ रामदेवी की थी। देवी, मैं चिल्लाकर वापस रामलाल के घर में दाखिल हो गया। सामने वाकई रामदेवी खड़ी थी। मैं खुशी से भागकर उसकी तरफ गया, लेकिन उसने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं जहाँ था वहीं मुंजमद हो गया। एक धीमी सी सुर्ख रोशनी वहाँ फैली हुई थी, जिसमें मैंने देखा कि उसके बदन से एक रोशनी फूट रही थी, जिसका रंग रोशन और सफ़ेद था। लेकिन एक बात जिसने मुझे उलझा कर रख दिया वो ये थी कि वो बरामदे के सतून के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके मुसव्वरी से तराशे हुए जिस्म के बीच से वो दीवार जो उसके पीछे थी सतून की, वो भी मुझे बखूबी दिखाई दे रही थी। देवी, ये क्या हुआ? मैंने हैरत के समंदर में डूबते हुए कहा। वो मेरा ये सवाल सुनकर रोने लगी। उसके गालों पर तो कोई आंसू वगैरह ना आया, बल्कि उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था कि वो रो रही है। देवी, ये तू क्यों रो रही है? मैंने उसे रोता देखकर हैरत से पूछा। रंजीत, तुम तो एक जीता जागता जिस्म रखते हो, तुम तो जिंदा हो, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ। ये तो मेरी रूह है, जो सिर्फ हवा का एक झोंका है। उसने रोते हुए सिसकते हुए हाथों को लहराते हुए कहा। उसकी आवाज़ ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कि किसी तारीख घड़े से आ रही हो, गूंजदार, खौफनाक। मर चुकी हो? कैसे? मैंने हैरतज़दा होकर पूछा। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। अब इस दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि अपनी बेबसी का इंतकाम ले सकूँ। उसने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। किससे? मैंने फिर पूछा। ठाकुर वर्मा सिंह से, उसने जवाबन कहा। क्यों? मैंने अनजाना सा सवाल किया। उसके आदमियों ने मेरे बाप के गले में फंदा डालकर उसे पहले मार डाला और फिर उसे आग लगा दी। मैं चिल्लाती रही कि ऐसा मत करो, लेकिन उन कुत्तों ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिए और मुझे चारपाई से बांध दिया। जब उसे जला चुके तो मुझे घसीटते हुए ठाकुर की कोठी में ले गए। ठाकुर नशे में धुत बालाई हिस्से के कमरे में पड़ा था और शायद मेरे ही इंतज़ार में था। वो किसी बावले कुत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ा और मैं किसी बेजुबान कैदी की तरह उसके नीचे दबी रही। उसके बाद उसके तमाम मुलाजिम मुझ पर हमलावर हुए। अब तो मैं किसी काम की नहीं रही थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि वो मुझे मार दे, लेकिन उसने मुझे कोठड़ी में बंद करने का फैसला किया। तो जो ही उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो मैंने बालाई हिस्से से नीचे छलांग लगा दी। मेरा सर जोर से कियारी की ईंट से टकरा गया और मेरे सर से लहू बह निकला। मेरी रूह मेरे जिस्म की कैद से आज़ाद हो गई। ओह, ये क्या हो गया? ठाकुर ने अपने सर को पटक डाला और उसके बाद मेरे जिस्म को अपने ही सहन में एक गड़ा खोदकर दफन कर दिया। इतना कहने के बाद वो खामोश हो गई और मैं सकते के आलम में वहीं मुंजमद खड़ा रहा। अब मैं चलती हूँ, सुबह हो रही है, तुम भी घर चले जाओ और मेरा जिक्र किसी से ना करना। इतना कहने के बाद वो गायब हो गई, जैसे यहाँ कोई था ही नहीं, अजल से नहीं। ना ही वो रोशनी रही और ना ही कोई रूह। मैं जल्दी से घर आया और कुंडी लगा दी। सुबह हुई तो सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। अभी दोपहर ही हुई थी कि ठाकुर के आदमी जो कभी गांव की गलियों में दनदनाते फिरते थे, वो पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर भागते और मुंह से बचाओ बचाओ की आवाज़ें निकाल रहे थे। गो के वो 3 तनावर जवान थे, लेकिन पागलों से भी बदतर अमल का इजहार कर रहे थे और तीनों की हालत बिल्कुल यकसां थी। हर एक मजमुआ हैरत बना उन्हें देख रहा था, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं बढ़ रहा था कि वो उनसे पूछे कि उन्हें क्या हुआ है। हर एक उन्हें देख रहा था और बस अदब से खड़ा था। फिर उस मजमे के सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहने लगे, रामलाल और उसकी बेटी को हमने कत्ल किया है। हमने ठाकुर के कहने पर उन्हें कत्ल किया है। इतना कहने के बाद वो ठाकुर की कोठी में दाखिल हो गए और फिर कोठी की बालाई मंजिल पर चढ़ गए और सबने बैक वक्त छलांग लगा दी और सभी वहाँ पर ढेर हो गए, लेकिन ठाकुर अभी जिंदा था। दूसरे दिन फिर लोगों ने देखा कि ठाकुर वर्मा सिंह, जिसका बड़ा रोब और दबदबा था, किसी अनदेखी मखलूक से माफ़िया मांग रहा था। उसके कपड़े कई जगहों से फट चुके थे। वो अपने बालों को नोचता हुआ अपने बाजुओं को काटता। फिर क्या था, लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। फिर वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रामलाल को मारा गया था। ये इमारत उसी दिन से कुफल ज़दा है। मैंने कई बार जो रात को कभी दुकान बंद की तो रामदेवी की आहोजारी और ठाकुर के कहकहे सुने हैं, और कई बार ठाकुर वर्मा सिंह की चीखें और रामदेवी के कहकहे सुने हैं।
उसके बाद आज तक कोई इसके अंदर नहीं गया। इतना कहने के बाद वो खामोश हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इसका मालिक कौन है? उन वाकयात के बाद तो कोई नहीं बना, अलबत्ता वो अपनी बात कहते हुए रुक गया। मुझे उसके चेहरे पर हवस के नक़ूश साफ दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता मैं ज़रूर बनूंगा, मैंने उसे कहा और पीछे की तरफ मुड़ गया। करीब पड़े हुए पत्थर को उठाया और ताला तोड़ डाला और इमारत में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल निहायत पुरस्रार था। शाम की परछाइयाँ फैल चुकी थी। सफ़ेदे के सूखे पत्ते हर तरफ गिरे हुए थे। माहौल पर हैबत तारी थी। सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे आकर टूटते तो अजीब सी कड़कड़ाहट पैदा होती। अंदर दीवार के साथ लंबी लंबी क्यारियाँ थीं। उन क्यारियों में गुलाब और मोतिये के सूखे पौधे लगे हुए थे। गोया वो अरसाए दराज से पानी की नेमत से महरूम थे। एक तरफ छोटा सा कमरा था। मैंने उसे खोलकर अंदर देखा। अंदर ज़रूरत खुर्दोनोश की तमाम अशिया मौजूद थी, लेकिन हर तरफ गर्द जमी हुई थी। मकड़ियों की मौजें बनी हुई थी। हर तरफ जाले ही जाले थे। एक अजीब सी वहशत का समा था। मैंने गिरदोपेश में नज़रें घुमाई तो एक खौफनाक से माहौल ने मेरा इस्तकबाल किया। धीमे धीमे से अंधेरे में अजीब सी बेचैनी और बेकायदगी थी। मैंने अपने दिल में पैदा होने वाले खौफ को झटका और दोबारा इमारत की तरफ मुतवज्जह हुआ। बरामदे के साथ तकरीबन 8 कमरे थे, जिनके दरवाजे बंद थे। कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। बरामदे में भी जगह जगह मकड़ियों ने अपने डेरे जमा रखे थे। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो मिट्टी की एक घटा भपके मारती बाहर की तरफ लपकी। मैं फ़ौरन ही एक तरफ हट गया। काफ़ी देर तक मैं एक तरफ खड़ा रहा। जब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि कमरा हवादार हो चुका होगा तो मैं कमरे में दाखिल हो गया। गर्द की भीनी भीनी बू मेरी नाक में घुसी जा रही थी। यह कमरा भी जा बजा गर्द से हटा हुआ था। छत पर जाले लटक रहे थे। कमरे में 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिन पर फूलदार कपड़े का चढ़ा हुआ गिलाफ गर्द से हटा हुआ था। 2 चारपाइयाँ थीं, जिन पर बिछी हुई रंगीन चादरें भी गर्द से लबरेज थी। सामने एक घड़ी लगी हुई थी जो 9:15 बजा रही थी और मुंजमद थी, जबकि उस वक्त 7:15 बजे थे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता मैंने नीचे के तमाम कमरे देख लिए। मैंने दरमियान वाले कमरे से एक चारपाई सहन में निकाली और उसे अच्छी तरह साफ करके लेट गया। खाली पेट नींद आने वाली तो ना थी, लेकिन इसके सिवा कुछ और चारा नहीं था। रात यूं ही खौफ में गुजरने लगी। अगरचे मुझे उन रूहों और बदरूहों पर यकीन ना था, लेकिन फिर भी सुनी हुई बातों को बग़ैर शवाहिद के बेमकसद तो नहीं कहा जा सकता। रात यूं ही उठते बैठते हुए अंजाम को पहुंची। सुबह उठकर सबसे पहले मैं नल की तरफ गया। नल मौजूद तो था, लेकिन सूखा हुआ था। उसे अगर पानी दिया जाता तो चल सकता था। मैंने किचन नुमा कमरे से एक बर्तन लिया और रंजीत सिंह के घर से पानी ले आया। उसका घर भी काफ़ी बड़ा और कुशादा था, लेकिन घर में उसके और मेरे सिवा उस वक्त कोई मौजूद ना था। खुदा खुदा करके नल चालू हो गया। पहले पहल तो पानी गदला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साफ हो गया। मैंने हाथ मुँह धोए और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा बालाई मंजिल को देखने का था। बालाई मंजिल पर सिर्फ 3 कमरे थे, जिनमें 2 तो बिल्कुल ज़ेरे हिस्से की तर्ज के थे। आखिरी कमरा उनसे मुख्तलिफ था। ये अपनी तर्ज की एक जुदागाना बैठक थी। उसकी दीवारों पर सफ़ेद रंग का चूना मारा हुआ था। उसमें 3 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। सामने की दीवार के साथ जो चारपाई थी, उस पर 2 तकिए पड़े थे। शायद ये चारपाई ठाकुर की ख़ास जगह थी। चारपाई के सामने मेज़ पड़ा था, जबकि दाईं तरफ वाली दीवार के साथ 8 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। बाईं तरफ वाली दीवार में एक बड़ी अलमारी लगी हुई थी, जिसका दरवाज़ा बंद था, जबकि दीवार पर एक निहायत ही दीदा ज़ेब सीनरी लगी हुई थी, जिस पर गर्द की एक दबीज तह जमी हुई थी। मैंने अलमारी की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी हुई थी, जिसका चेहरा मिट्टी की दबीज तह से पोशीदा था। मैंने कुर्सी पर चढ़कर तस्वीर उतारी और उसे चारपाई पर बिछी हुई चादर से साफ करके देखा। ये कोई निहायत ही जालिम और सफ़ाक आदमी दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें उसकी सफ़ाकी और वहशत में इजाफा कर रही थी। शायद यही ठाकुर वर्मा सिंह था। मैंने अलमारी के दरवाजे खोल दिए। निहायत ही बदबूदार हवा मेरी नाक में घुस गई। मैंने अपनी नाक को उंगली और अंगूठे की मदद से बंद कर लिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा कि अलमारी में 7 के करीब लगभग शराब की बोतलें पड़ी थी और एक बड़ा रिवॉल्वर पड़ा था। गोलियों की भी खासी तादाद मौजूद थी।
मेरे पास पहले ही चचा मेहरदीन का पिस्टल मौजूद था। मैंने शराब की बोतलों और ठाकुर वर्मा सिंह की तस्वीर को चादर में लपेटा और नीचे उतर आया। सहन में सफ़ेदों के दरमियान पहुंचकर मैंने उन्हें नीचे रख दिया। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो दीवार के साथ पड़ी हुई थी। मैंने कुदाल से एक गड़ा खोदा और उसमें सामान दफन कर दिया। दिन भर में इमारत की सफाई में मगन रहा। शाम को मैं शहर के एक होटल से रोटी सालन खरीद लाया और दोबारा इमारत में आकर खाना खाया। मज़ा दोबाला हो गया। बिलाशुबा मेरे रहने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई मिल ही नहीं सकती थी। रात गए तक मैं बालाई हिस्से में टहलता रहा और बिलाखिर नींद मुझ पर मेहरबान हो गई। लेकिन आँख खासी देर से खुली। सुबह उठकर मुँह हाथ धोकर नाश्ते के लिए किचन में घुस गया। सर छुपाने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन कुछ नौकरी भी तो करनी थी। इसलिए मैं नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। एक सरकारी ऑफिसर से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे एक उस्ताद की हैसियत से नौकरी दिलवा दी। मैंने कुछ तालीम हासिल की हुई थी जो आज मेरे काम आ गई। मुझे उस इमारत में रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए। कोई भी गैर मामूली तो क्या, मामूली वाक़या भी पेश नहीं आया था। लेकिन उस रात जब मैं बालाई हिस्से पर बैठक में सोया हुआ था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पकड़कर कोई खींच रहा है। मैं फ़ौरन उठ बैठा। आधी रात का वक्त था और हर तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिल में खौफ ने घर कर लिया। मेरा सांस फूला हुआ था और माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हो गए। मुझे उस तारीकी से वहशत होने लगी तो मैंने झपट कर मेज़ पर रखी हुई लालटेन पकड़ी। माचिस भी मैंने सोते हुए मेज़ पर रखी थी, लेकिन अब वो गायब थी। मैंने बहुत माचिस को ढूंढा, लेकिन वो ना मिली। जब कुछ ना हो सका तो मैंने उठकर छत पर चहलकदमी शुरू कर दी। रात उसी शशोपंज में गुजर गई। सुबह तक मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। अब मुझे वाकई रंजीत की बातों पर यकीन आने लगा था। दिन भी बहुत परेशान गुजरा। रात फिर वहशत का समा लेके सरपरा मौजूद हुई, लेकिन आज मैंने निचले हिस्से में सोने का इरादा किया और सहन में चारपाई डाल के लेट गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अभी जाग ही रहा था कि मुझे बालाई हिस्से पर किसी के चलने का एहसास हुआ। मैं कुछ देर तो सोचता रहा कि चलता हूँ। उसी दौरान मैं ऊपर किसी चीज़ के गिरने का एहसास हुआ। आखिर मैंने लालटेन उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ अबूर करने लगा। बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता था मैंने उसको कुंडी लगाई थी। फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? मैं अभी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि मैंने लालटेन की रोशनी में देखा कि वह बहुत खूबसूरत सीनरी नीचे टूटी हुई बिखरी पड़ी है। मैं उसको उठाने के लिए जूं ही नीचे झुका तो मुझे महसूस हुआ कि नीचे कोई नल चला रहा है। मैंने गौर किया कि कहीं मेरा ये वहम तो नहीं, लेकिन ये हकीकत थी, एक अटल हकीकत। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और जल्दी से नीचे की तरफ लपका। लेकिन जूं ही मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ अपने मामूल पर था। हर सू वही सन्नाटा, वही वहशत, वही तारीकी, वही हैबत, वही तन्हाई। मैंने एक सरसरी सी नज़र माहौल पर डाली। आसमान सिया बादलों से लिपटा हुआ था और ज़मीन सिया वहशत से। एक निहायती पुरस्रार सी सियाही हर तरफ रक्सां थी। मैं लालटेन की रोशनी से नल को भी देख के आया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था सिवाय तन्हाई और वहशत के। यह वहशत और तन्हाई भी आज मुझे काट के खा रही थी। आखिर थक हार कर मैं चारपाई पर दराज हो गया। पिछले पहर की मशहूर कुन हवा चली और मुझे नींद की वादियों में ले गई। उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका। फिर तो ये गोया हर रोज़ का ही मामूल बन गया। रोज़ाना ही कभी ऊपर से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती तो कभी नीचे, कभी नल चल रहा होता तो कभी जलती हुई लालटेन जो कमरों में रोशन होती वो बुझ जाती। इन तमाम वाक़यात ने मेरा रूहों पर यकीन मुकम्मल कर दिया, लेकिन मेरे लिए इससे बेहतर कोई जाए पनाह न थी। इन हालात में ज़िंदगी बसर करते हुए आज मुझे 10 रातें बीत चुकी थी और शाम भी हल्की फुल्की फैल रही थी। मैं वक्त गुजारने के लिए रंजीत पंसारी की दुकान पर चला गया और वहाँ जाकर बेंच पर बैठ गया। बाबूजी, क्या हालात हैं? शक्ल से तो परेशानी झलक रही है, उसने गोया मेरी मुश्किल पड़ते हुए पूछा। हाँ रंजीत, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने निहायत बुरे मुँह से उसे जवाब दिया। क्यों? उसने हैरतज़दा होकर पूछा। तुम सच कहते थे, मैंने कहा तो अचानक वो चौंक उठा और सब कामों को छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कुछ इस तरह मुझसे गोया हुआ।
बाबूजी, हम सज्जनों के सज्जन हैं। हम तो सच्ची बात कहते हैं। अगर कोई एतबार करे तो ठीक है, और अगर ना कोई माने तो उसकी अपनी मर्जी। वो कहते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा था। वाकई तुम सही कह रहे हो। रूहों का वजूद वाकई है, मैंने संजीदा अंदाज में कहा, और वो मुस्कुरा उठा। अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। मैंने उससे कहा, अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, मैं भी अब दुकान बंद करने वाला हूँ, उसने कहा और चुप हो गया। अभी चलने ही लगा था कि वो दोबारा बोला, अगर आप कहें तो आपके लिए कोई मकान वगैरह तलाश करूँ? इस आसेबज़दा इमारत में रहना तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मैंने एक हुंकारा भरा और इमारत की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचकर मैंने लालटेनें जला दी और खुद सहन में चारपाई डाल के सोने की तगोदो करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आज भी मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादलों ने डेरे जमाए हुए थे, लेकिन मेरे दिल में वहशत और खौफ था। मुझे ये तन्हाई बहुत ही खौफनाक लग रही थी। तकरीबन 10 बजे का अमल जारी था कि अचानक ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम लालटेनें बुझ गईं। मैं लेटा रहा, क्योंकि ये रोज़ का मामूल था। सिर्फ मेरे करीब पड़ी हुई लालटेन रोशन थी। अभी लालटेन बुझे हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मेरी समाज से गूंजदार आवाज़ टकराई, बाबूजी, ये मेरा घर है। तेरी खैर इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। मैं एकदम ही चौंक उठा, क्योंकि ये आवाज़ मुझे आज पहली मर्तबा सुनाई दी थी। मेरा तन मन लरस कर रह गया। मैं कांप उठा। खौफ मेरे जहन पर सवार हो गया। ये आवाज़ बीच वाले कमरे से आई थी। मैंने लरसते हाथों से जलती लालटेन उठाई और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। हल्की हल्की किनमिन शुरू हो चुकी थी। मैं अंदर दाखिल हो गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ अपने मामूल पर था। मैं साथ वाले कमरे में अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। अभी मैं यहीं खड़ा था कि मुझे बाहर बरामदे में किसी के चलने का एहसास हुआ। मैं कमाले फुर्ती से दौड़कर बाहर निकला, मगर कोई भी नहीं था। सब कुछ अपने मामूल पर था। बाहर रिमझिमा बारिश की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। मैंने बरामदे में चारपाई बिछाई और हल्की हल्की भीगी चारपाई पर बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि बालाई हिस्से से एक निस्वानी चीख मेरी समात से टकराई तो मैं चौंक उठा। मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद था। मैंने लालटेन को वहीं रहने दिया और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ अबूर करते हुए एक मर्तबा फिर मुझे खौफ ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अगर यही हालात रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैंने ख्याल किया। बाहर बारिश इंतहाई तेज़ हो चुकी थी और ऊपर से पानी बह बहकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवार के सहारे ऊपर पहुंच गया। यकदम ही मुझे सामने एक हेवला सा हरकत पजीर दिखाई दिया। उसे शायद मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं था। मैं सीढ़ियों के अख्तिताम पर वहीं मुंजमिद हो गया और वो चहलकदमी करता रहा। आखिर मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? उसने मेरी तरफ देखा और इमारत के अक़ब की जानिब भाग खड़ा हुआ। छप छप की एक आवाज़ बारिश के पानी में गूंजी। मैं उसे भागता हुआ देखकर जल्द ही उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। वो यकदम ही अक़ब में जाकर गायब हो गया। मैं कमरे के करीब जाकर रुका तो अंधेरे की हल्की हल्की सफ़ेदी में मैंने जीनों की कतार देखी। मैं इस तरफ कभी ना आया था, इसलिए इससे बेखबर था। मैं भी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे पहुंचकर मैंने किसी को सफ़ेदों की ओट में भागते हुए देखा। मैं भी उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। मैंने पीछे से ललकारा, रुक जा वरना गोली मार दूंगा, लेकिन वो मुतवातर भागता रहा। मेरा हाथ मजबूती से ट्रैगर पर जम गया और बिलाखिर वो ना रुका तो मैंने ट्रैगर दबा दिया। माहौल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा, लेकिन उसकी किस्मत कि गोली सफ़ेदे पर जा लगी। फायर की आवाज़ सुनते ही वो अपनी जगह पर रुक गया। मैंने मुसलसल उस पर रिवॉल्वर ताने रखा और पेशकदमी जारी रखी। अचानक ही दीवार फलांगे जाने की आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैंने उधर देखा। वो चिल्लाने लगी क्योंकि वो कोई लड़की थी। बाबू, मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मत मारो। आने वाला आते ही मेरे पाँव में पड़ गया। बाबू असगर, मुझे माफ़ कर दो, रहम करो हम पर। यह रंजीत था, जिसे मैंने आवाज़ से पहचान लिया था। मामला मेरी समझ से बालातर था। बापू, मैंने कहा था ना कि ये रूह का नाटक रहने दो, लेकिन तूने कभी मेरी कोई बात मानी है? लड़की ने रोते हुए रंजीत से कहा। बाबू, इसका कसूर नहीं, सब मेरा कसूर है, रंजीत ने भी उसकी तायद करते हुए कहा। बापू, मैंने कहा था ना ये काम अच्छा नहीं, मगर तू तो कहता था कि ये कोठी हज़ारों में बिकेगी। अब भुगत अपनी करनी।
मैना कहती थी कि बाबू चंगा भला पढ़ा लिखा है। लड़की ने रंजीत से कहा, बाबू हमें माफ़ कर दो, आपका वतन है जहाँ दिल चाहे रहें, मगर एक मर्तबा माफ़ कर दे। रंजीत ने हाथ बांधकर मुझसे कहा। मेरा रिवॉल्वर से तना हुआ हाथ नीचे होता चला गया। मामला मेरी समझ में मुकम्मल तौर पर आ चुका था और मैं अपना सर पकड़ के वहीं ढेर होता चला गया। जिसे मैं रूह समझ रहा था वो एक जीता जागता इंसान था। बारिश मूसलाधार बरस रही थी और मेरा खौफ से भरा दिल हल्का होता जा रहा था। और कहानी के आखिर में आपके गुजारिशात पर आपके नाम। आज़ाद महरी साहब हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, असलम शाह साहब हैं कोटा राजस्थान इंडिया से, शाह वली खान साहब हैं बाजोड़ KPK पाकिस्तान से, जान बलोच साहब हैं कराची से, यासिर अली साहब हैं भोपाल वाला सियालकोट से, महक साहिबा हैं लाहौर से, इब्राहिम रज़ा साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से, मिनहा मुजफ़्फ़र साहिबा हैं जम्मू कश्मीर से, वसीम अली साहब हैं फैसलाबाद से, मासूमा साहिबा हैं मुल्तान से, मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से, इकबाल अली साहब हैं दिल्ली से और कहकशां साहिबा हैं कोटा राजस्थान इंडिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।